नमस्कार मित्रों। आज प्रस्तुत है कहानी का तीसरा भाग। रागिनी सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। देर तक उस फोटो को निहारती रही, उसके नए नक्श दिल में उतारती रही। फिर अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचकर सेव कर ली। उस तस्वीर को एक किताब में छुपा के वह निश्चिंत हुई। 2 महीने तक यही हाल रहा। वह रोज खाली होते ही फोटो निहारने लगती, सबके सामने सामान्य रहने का प्रयास करती, पर रातों को अक्सर प्रार्थना करती कि तस्वीर वाला लड़का एक बार सामने आ जाए। एक दिन शाम को जैसे दुआ कबूल हो गई। वह छत पर गई तो उसे एक आहट सुनाई दी। घूम कर देखा तो वही फोटो वाला लड़का खड़ा था। उसने तुरंत आंखें मल के देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं, पर वो तो साक्षात सामने खड़ा था। रागिनी ने अपनी बाह पर चिकोटी काट के देखा कि ये कोई सपना तो नहीं, पर मुंह से निकली उई की आवाज और बाह से उठते दर्द ने उसे एहसास कराया कि वो सच में सामने है। वो लड़का उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रागिनी ने पूछा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? लड़के ने उत्तर दिया, मैं हवा हूँ और तुम्हारी प्रार्थना मुझे तुम तक खींच लाई है। यह सुनकर रागिनी खुश तो हुई, पर शर्मा भी गई कि उसको उसके दिल में छुपी भावनाओं की खबर है। दोनों बातें करने लगे। देर तक बातें करने के बाद लड़के ने उसे जाने को कहा तो रागिनी ने कहा वो नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा कि आज उनकी पहली मुलाकात है। उसे तो लग रहा है वो उसे सदियों से जानती है। लड़का मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि किसी और ने देख लिया तो रागिनी को दिक्कत हो जाएगी, उसे समय और स्थान का ख्याल रखना होगा। रागिनी मान गई। लगभग 20 दिन वो यूं ही गुपचुप मिलते रहे, किसी को खबर ना हुई। रागिनी उसके प्यार में आकंठ डूब गई। अब तक दोनों नजदीक आ चुके थे। लड़का कभी उसका हाथ थाम के होठों से लगा लेता तो जैसे उसका दिल सीना फाड़कर बाहर निकलने को उतारू हो जाता। कभी कभी वो उसका माथा चूम लेता। इससे आगे वह कभी न बढ़ा। रागिनी के लिए ये उसके शरीफ होने की निशानी थी। अगर वो मर्यादा तोड़ देता तो वह खुद को संभाल नहीं पाती, वो जानती थी। एक दिन कांची ने सफाई करते हुए उसकी किताबें गिरा दी। एक किताब से वह तस्वीर भी नीचे गिर गई। कांची ने किताबों के साथ वह तस्वीर भी उठा ली। देखकर पूछने लगी कि यह तस्वीर रागिनी के पास कहाँ से आई। रागिनी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह यहीं कमरे में पड़ी थी, तो उसने उठाकर किताब में रख दी। रागिनी ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि ये लड़का कौन है? कांची ने कहा, हाँ, क्यों नहीं जानूंगी। ये सबसे छोटे मालिक अभय प्रताप सिंह हैं। यह सुनकर रागिनी को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। एक तो दूर की बुआ जी का लड़का, दूसरे इतना अमीर, इतना खूबसूरत, इतना पढ़ा लिखा, होनहार, इतना नामी खानदान। दूर दूर तक कोई हल्की सी भी रोशनी की किरण नहीं थी उनके रिश्ते के भविष्य की। रागिनी ने सोचा, माना कि उसे तो अभय की असलियत पता नहीं थी, पर वह तो जानता ही होगा उसके बारे में। फिर भी उसे धोखा देता रहा। एक बार भी अपना परिचय ना दिया, नाम तक ना बताया। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वह किसी लड़के से मिलती रही बस उसकी शक्ल देखकर। उसने जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी असलियत क्या है। सच कहा है किसी ने, औरत का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिल ही होता है। दिल से हार कर वह ऐसे काम कर जाती है जो उसके परिवार और उसके लिए घातक होते हैं। पर यह भी सच है, अगर दिल कड़ा कर ले तो कोई उसे डिगा नहीं सकता। रागिनी मुंह लपेट कर पड़ी रही, न खाना खाया, न छत पर गई। अभय काफी देर इंतजार करके अपने कमरे में चला गया। 2 दिन यूं ही गुजर गए। रागिनी पर शर्मिंदगी इस कदर तारी थी कि वह सबके साथ खाना खाने नीचे भी ना आई। कांची अभय की तस्वीर उठाकर ले गई थी, उसे कुछ भी ना बोला। अपने घर फोन करके अपने माँ पिता को बोला कि मन नहीं लग रहा, मुझे बुला लो जल्दी से। उसके पिता ने बुआ जी को फोन किया तो बुआ जी ने उसे बुला भेजा। जब वो आई तो उन्होंने गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने उसके जाने का कारण पूछा तो उसने कहा, मन नहीं लग रहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। और तुम्हारे कोर्स का क्या? बुआ जी ने पूछा। मुझे कोई कोर्स नहीं करना, बस मुझे यहाँ से जाना है। रागिनी ने सर झुकाकर अपनी अंगुलियां मरोड़ते हुए कहा, पर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। बुआ जी ने आग्रह किया। मैं बताता हूँ। अचानक आवाज आई तो दोनों ने देखा अभय खड़ा। रागिनी की तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी टांगें कांपने लगी। उसने याचना भरी नजरों से अभय को देखा, पर अभय सीधा अपनी माँ की ओर गया। ये मुझसे प्यार करती है इसलिए भाग रही है, अभय ने कहा। बुआ जी ने रागिनी की ओर देखा तो वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह आपका बेटा है। रिश्ते में मेरा भाई लगता है। मेरे मम्मी पापा को पता लगेगा तो वह बहुत शर्मिंदा होंगे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये बात यहीं खत्म कर मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाने दीजिए। बुआ जी ने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी तो नहीं है, गलती अभय ने भी की है, तो सजा दोनों को मिलेगी। इतना कहकर वो रुकी। उन्होंने दोनों की ओर देखा। रागिनी का चेहरा फक था, पर अभय मुस्कुरा रहा था। वो अपनी माँ को अच्छे से जानता था। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम दोनों को एक बंधन में बांध दिया जाए, ताकि दोनों में से कोई भाग न सके। बुआ ने के इतना कहते ही अभय तो थैंक यू मॉम कहकर उनके गले लिपट गया, और रागिनी पागलों की तरह मुंह फाड़ कर देखती रह गई। पर बुआ सा, आप बुआ, मैं भतीजी, कैसे रिश्ता होगा? रागिनी ने तुरंत पूछा। अरे रे, कितनी जल्दी है मैडम को शादी की, अभय ने रागिनी को चिढ़ाते हुए कहा। बस करो अभय, ये मेरी सबसे चहीती बेटी है, इसे परेशान ना करो। बुआ ने अभय को झूठ मूठ डांटते हुए कहा। ओह माँ, मतलब बहू के आते ही बेटे का पैकट? मैं जा रहा हूँ, मेरा ब्याह का क्या काम? अभय ने अपने रुआसा सा मुंह बनाते हुए कहा। माँ ने हंसते हुए उसे थप्पड़ दिखाया तो वह ऊपर भाग गया। फिर उन्होंने रागिनी को सोफे पर साथ बिठाकर समझाया कि उन्हें तो वह शुरू से ही पसंद थी, बस अभय का मन जानना चाहती थी। उन्हें सीधी सादी बहू चाहिए थी जो उनकी विरासत और उनके बेटे को संभाल सके। बड़ी बहू तो बड़े बेटे को लेकर विदेश में बस गई। अब अभय को ही यहाँ का सब कारोबार संभालना है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो हर हाल में अभय से प्रेम करे, उसकी ताकत बने, कमजोरी नहीं, कभी उसे अकेला न छोड़े। उन्होंने ये भी बताया वो उसकी सगी बुआ नहीं है, दूर के रिश्ते की है, और ऐसे रिश्तों में विवाह हो सकता है। रागिनी ये सुनकर इतना खुश हुई कि बुआ जी के गले लग गई। उन्होंने भी मेरी लाडो बोलकर उसका माथा चूम लिया। कमरे में आकर वह काफी देर बिस्तर पर पड़ी रही। फिर अचानक कुछ याद आने पर भागकर छत पर गई। उसका अनुमान सही था। वो छत पर मौजूद उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। उसके पास जाकर चुप चुप कर उसे देखकर हंसाने का प्रयास करने लगी, पर वह ना हंसा। उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। वह थोड़ी देर चुप खड़ी रही, फिर साहस करके आगे बढ़ी और पीछे से उसका आलिंगन कर लिया। कुछ देर तक तो अभय कुछ न बोला न हिला, फिर मुड़ा और उसे गले लगा लिया। आंसुओं की लकीरें दोनों के गाल भिगो गईं। यह कहना मुश्किल था कि आंसू जुदाई की वजह से थे या आने वाले सुंदर भविष्य के, पर प्यार दोनों के दिलों में बराबर था, ये दोनों को पता था।